हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू की गए बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज है उसका डे 8 का सेट को डिस्कशन करेंगे, जो 29 जनवरी 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से दिया हुआ था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इस संधि का संबंध जो है किसके संरक्षण से है। जो संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि है इस पर हस्ताक्षर भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति दी गई है और इस संधि का जो संबंध है यह जैव विविधता संरक्षण से किया गया है। याद रखेंगे, यह जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है और यह जो अधिनियम है 2002 के अकॉर्डिंग लाया गया था संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि। साथ ही याद रखेंगे महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है। तो महासागरों का लगभग 64% जो हिस्सा होता है इसे उच्च समुद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया था। तो अमेरिका के कांग्रेस जो है संसद, अमेरिकन कांग्रेस का नाम, संसद का नाम है कांग्रेस। तो अमेरिकी संसद जो कांग्रेस है इसके द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम को पारित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे जो दलाई लामा है यह मूल रूप से तिब्बत के ही निवासी है और उन्होंने 1959 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में शरण लिया था। अगला क्वेश्चन वही है, दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण लिया था। तो दलाई लामा ने 1959 में भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किन दो महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया है। तो भारतीय मूल की दो महिलाएं हैं जो व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई हैं। उसमें पहली है पद्मिनी और दूसरा है नालिनी टाटा। याद रखेंगे, पद्मिनी और नालिनी टाटा को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं और उनका जो स्थान है क्या है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं यह 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और यह डोनाल्ड ट्रंप है और ये रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं। याद रखेंगे, यह 47वें नंबर के हैं, इनका स्थान 47वां है और ये डोनाल्ड ट्रंप है और यह रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के रुपे कार्ड को किस देश में लॉन्च किया गया है। तो भारत के जो रुपे कार्ड है इसे मालदीव में लॉन्च किया गया है। साथ ही याद रखेंगे मालदीव की जो राजधानी है वह माले है। अगला है, भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश। तो भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश भूटान हो जाएगा। याद रखेंगे, भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला पहला देश। तो भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला जो देश है सबसे पहला देश वह नेपाल हो जाएगा। राइट आंसर नेपाल होगा। भारत के रुपे कार्ड को नेपाल ने पहली बार अपनाया और भारत के भीम ऐप को पहली बार भूटान ने अपनाया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा क्षमता हब में शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई है। तो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा क्षमता हब में शामिल होने के लिए मंजूरी अक्टूबर 2024 में प्रदान की गई है। ऊर्जा क्षमता हब की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो ऊर्जा हब की जो स्थापना है यह 2017 में की गई थी और यह जर्मनी के द्वारा स्थापना की गई है। याद रखेंगे, ऊर्जा क्षमता हब की स्थापना 2017 में की गई और जर्मनी के द्वारा की गई थी। इसी में अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है इसका जो सचिवालय है यह पेरिस में है। साथ ही ये भी याद रखेंगे, एक है इंटरनेशनल सोलर एलायंस जिसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका जो स्थापना है 2015 में किया गया था। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना की किस सबमरीन ने भाग लिया था। तो भूमध्य सागर में आयोजित हुआ था भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास, यह नौसेना का था जिसमें INS तवर सबमरीन ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, साथ में यह भी याद रखेंगे
कि विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास जो है यह रिम्पैक हो जाएगा। इसका आयोजन अमेरिका के द्वारा किया गया था प्रशांत महासागर में 2024 में। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी। तो स्वदेश निर्मित यानी भारत में इंडिजीनियस है, ये भारत में ही निर्मित है। पहली पनडुब्बी INS अरिहंत हो जाएगा। और स्वदेश निर्मित भारत की दूसरी पनडुब्बी जो हो जाएगा वह INS अरिघात हो जाएगा। याद रखेंगे, भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी जो है INS अरिहंत हो जाएगा स्वदेश निर्मित में, और INS अरिघात हो जाएगा दूसरे नंबर पे निर्मित हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास जो है यह रिम्पैक हो जाएगा। इसका आयोजन अमेरिका के द्वारा प्रशांत महासागर में 2024 में ही किया गया है। नेक्स्ट है बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोब ई संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया है। तो बीजिंग में जो आयोजित हुआ है 5वां ग्लोब ई संचालन समिति, इसमें भारत सहित 15 सदस्य देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। जापान को पीछे छोड़ करके भारत जो है तीसरे नंबर पे आ गया है। पिछली बार यह चौथे स्थान पर था। और एशिया पावर इंडेक्स में पहले और दूसरे स्थान पर जो हो जाएंगे, पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे चीन है, साथ ही तीसरे नंबर पे भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ और किस संस्था द्वारा आयोजित किया था। तो भविष्य के शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा आयोजित किया गया था। याद रखेंगे, भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन यह न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है यह न्यू दिल्ली में किया गया है। हमारा आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य यह बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट है सेला सुरंग जो है, सेला सुरंग भारत के किस राज्य में बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो सेला सुरंग को अरुणाचल प्रदेश में बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही याद रखेंगे कि जो सेला सुरंग है उसकी अवस्थिति यानी यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेला दर्रा जो है यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, जिसमें सेला सुरंग बनाया जाएगा। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है। तो विंग्स इंडिया का जो आयोजन है यह हैदराबाद में किया गया है। याद रखेंगे, बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैदराबाद में विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ किन शासकों द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो प्रथा का आरंभ किया गया यह सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ यह सातवाहन शासकों के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है यह आयरलैंड से लिया गया है। याद रखेंगे, और राष्ट्रपति का जो चुनाव का निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही याद रखेंगे, इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है। तो भारतीय खिलाड़ी जो हैं PR श्रीजेश, उनका संबंध जो है हॉकी से है। याद रखेंगे, PR श्रीजेश का संबंध हॉकी से हो जाएगा। साथ में ये भी याद रखेंगे, जो मनीष नरवाल है, मनीष नरवाल का जो संबंध है शूटिंग से है। जो अवनी लेखरा है उनका संबंध वो भी शूटिंग से है। सरबजोत सिंह का संबंध जो हो जाएगा ये भी शूटिंग से संबंधित है। और दीपिका कुमारी जो है यह तीरंदाजी से संबंधित है। याद रखेंगे, दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। सरबजोत सिंह, अवनी लेखरा और मनीष नरवाल शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होती है वह प्लेटलेट्स होती है। याद रखेंगे, प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। तो संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव होता है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसका वर्णन जो है
भाग 20 में दिया हुआ है और संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। साथ ही याद रखेंगे जो संविधान संशोधन है यह 368 आर्टिकल में है और यह साउथ अफ्रीका से अपनाया गया है। यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिणी अफ्रीका से अपनाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो केंद्र में मंत्रियों की जो नियुक्ति है यह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पीएच स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर प्राप्त विलयन क्या होगा? तो पीएच स्केल पर सबसे प्रबल अम्ल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर जो प्राप्त विलयन हो जाएगा वह न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा, जिसका पीएच मान 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूना पत्थर CaCO3 जिसे हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे संगमरमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो संविधान में जो है सहकारी समितियों को यह संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, आर्टिकल 43 के बी में दिया गया था और यह संशोधन हुआ था 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था और यह भाग 9 के बी में शामिल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला के श्रेणी के उत्तरी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी विस्तार को हम लोग रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रायसीना हिल्स। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे जो राष्ट्रपति भवन है वह रायसीना हिल्स का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक होती है? तो यह विटामिन B12 होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वह साइनोकोबालामिन होता है, इसमें कोबाल्ट की मात्रा के कारण, और इससे कैंसर के उपचार में सहायता भी मिलती है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो भारत में राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है यह चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है LM सिंधवी समिति के सिफारिश पर दिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें संविधान में दिए गए 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तो कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैले विस्तृत जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको कोरोमंडल बोलते हैं और जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको मालाबार तट बोलते हैं। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण या संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अल्पसंख्यक के हितों का जो संरक्षण है यह आर्टिकल 29 में दिया हुआ है, याद रखेंगे। आर्टिकल जो 29 है इसमें अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बद्वागमन शब्द में कौन सी संधि है? तो बद्वागमन जो शब्द है इसमें यण संधि हो जाएगा। अगला है, पीतल एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं से मिलने से बनता है, वे धातुएं कौन सी है? तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है और यह तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। इसका ट्रिक भी होता है पीताजी, याद रखेंगे। पी से हो जाएगा पीतल हो जाएगा, जो मिलकर बनता है तांबा और जिंक से, याद रखेंगे। पिताजी ट्रिक हो जाएगा, पीतल जो बनता है तांबा और जिंक से मिलकर बनता है, तो ट्रिक हमारा पिताजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो भारत में स्वतः जुताई वाली जो मिट्टी है उसके नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है और काली मिट्टी का जो मुख्यतः विस्तार है यह गुजरात और महाराष्ट्र में है,
जो कपास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाना, यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत तथा बिहार की औसत साक्षरता क्रमशः कितनी हो जाएगी। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो हो जाएगी साक्षरता वह 74.04% हो जाएगी, लेकिन बिहार की जो हो जाएगी वह 61.7% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। याद रखेंगे, फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है तत्व का प्रयोग किया जाता है वह सिल्वर ब्रोमाइड होता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, साथ में स्टैटिक जी के दिया हुआ है, इसमें सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। गलवान घाटी जो है यह लद्दाख में स्थित है। लाहौल स्पीति या लाहौल घाटी जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। नलांग घाटी जो है उत्तराखंड में है और जो जुकू घाटी है यह नागालैंड में है। याद रखेंगे, जुकू घाटी नागालैंड में हो जाएगा, गलवान घाटी लद्दाख में हो जाएगा, लाहौल स्पीति या लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है यह पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में स्थित है। याद रखेंगे, कुल्लू घाटी जो है यह पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है ओलियावेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो जो ओलियावेट द्वीप है यह नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। याद रखेंगे, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप अलग करता है और जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। एक होता है ग्रैंड चैनल, तो ग्रेट ग्रैंड चैनल जो है यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है। तो यह दामोदर नदी है जो हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा है यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है ब्रेल या बराइल पहाड़ी का विस्तार पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों में है। तो ब्रेल और बराइल पहाड़ी का जो विस्तार है पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, मणिपुर, असम और साथ में मेघालय में भी है। याद रखेंगे, ब्रेल पहाड़ी जो है नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय में विस्तारित है। अगला क्वेश्चन है भारत में अवनालिका अपर्दन से पिंडित पठार कौन सा है। तो भारत में जो अवनालिका अपर्दन से पिंडित पहाड़ है यह मालवा का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में किस दिशा की ओर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो हो जाएगा वह तिब्बत का पठार है जो भारत के ऊपरी हिस्से यानी उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है दीघा समुद्र तटीय भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो दीघा जो है समुद्र तटीय यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में दीघा समुद्र तट है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दक्षिण में अवस्थित समुद्र तटीय मैदान कौन सा है। तो ये हो जाएगा मालाबार तट, जो भारत के नक्शा में जो दिया हुआ है पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी तट जो है इसके दक्षिणी छोर यानी ये वाला जो पार्ट है ये केरला का तट है जिसे हम लोग बोलते हैं मालाबार तट बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है इसको पंजाब का मैदान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें दर्रा दिया हुआ है और मिलान करना है। इसमें लिखा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, जो लानक ला दर्रा है यह हो जाएगा लद्दाख में। उसके बाद जो बोमडिला है तो बोमडिला यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे सिक्किम लिखा हुआ है, सिक्किम में
नाथुला और जेलेपला दर्रे हैं। याद रखेंगे, सिक्किम के जो दो फेमस दर्रे हैं वह नाथुला और जेलेपला हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। और जो माना है, माना दर्रा, नीति दर्रा, यह सभी उत्तराखंड में है। और जो शिव किला दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, मेघालय का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। यह स्टेटमेंट सही है। और मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों की निक्षेप नहीं मिलते हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। अगला दिया हुआ है, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी यह नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। यह स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन जो 1 था और 3 यह दोनों सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति किस संधि से हुई है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति हुई है यह मंगलोर की संधि के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच में जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा मंदसौर की संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था यह लॉर्ड हैंगस्टिन के शासनकाल में हुआ था। याद रखेंगे, हैंगस्टिन के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो हेक्टर मुनरो है इसके काल में बक्सर का युद्ध हुआ था। लॉर्ड हैंगस्टिन के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और लॉर्ड वेलेस्ली के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था यह लॉर्ड हैंगस्टिन के काल में हुआ था, कॉर्नवालिस के काल में नहीं हुआ था। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। यह स्टेटमेंट गलत है। इब्राहिम लोदी तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही 1526 में लड़ाई किया था। दूसरा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। यह भी गलत जाएगा, दूसरे में ही मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसमें सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो इसमें चौथा सुमेलित हो जाएगा कि जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो टीपू जो है यह पराजित हुआ था और युद्ध के मध्य में दिवंगत हो गया था, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। पिछली बार मैंने शायद सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के बारे में बोल दिया था कि पराजित हुआ था। तो हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें टीपू जो है हार गया था और युद्ध के बीच में ही वह दिवंगत हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा दिया हुआ है? तो सहायक संधि का व्यापक प्रयोग यह वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। और सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत जो 1799 में नहीं हुई थी, यह स्टेटमेंट गलत है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा वह हैदराबाद हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा, 1854 में नागपुर पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर दिया था। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य नहीं किया था, यह लाया था। तो ऑप्शन जो ए है सिर्फ सही हो जाएगा कि डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू करके 1848 में सतारा को और 1854 में नागपुर पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण जो है यह शुरू हुआ था 1757 से लेकर के 1813 तक, जो कि सिर्फ व्यापार से संबंधित था। यह पूंजीवादी चरण था। और औद्योगिक पूंजीवाद जो चरण है
1813 से लेकर के 1858 तक को बोलते हैं, जिसमें औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। और वित्तीय पूंजीवाद चरण जो है यह हुआ था 1857 से लेकर के 1947 तक। नेक्स्ट है सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो सूर्यास्त कानून है यह अस्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था तीनों से संबंधित, ये सिर्फ रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त और मालवाड़ी व्यवस्था। तो जो सूर्यास्त कानून है यह अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त जो लाया गया था यह 1793 में लाया गया था। वहीं मालवाड़ी व्यवस्था जो है 1822 में लाया गया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 में लाया गया था। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त को पूरे भारत में लागू करने की जो अनुशंसा की गई थी यह आरसी दत्त के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, आरसी दत्त के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, जो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित रहा था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के यह वाइमर संविधान से लिया गया था, यानी जर्मनी के संविधान से आपात संबंधी संविधान लिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रकल्पना जो है किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में जो उल्लिखित है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना यह फ्रांसीसी क्रांति से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो है मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी या कार्यपालिका के अधिकारों को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान के संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय होती है इसका अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ ही याद रखेंगे जो अमेरिका का संविधान है यह प्रथम लिखित संविधान है और सबसे छोटा संविधान है क्योंकि इसमें टोटल 7 ही अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है यह कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का विचार कहाँ से लिया गया था और इसका गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का जो विचार है याद रखेंगे यह आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति का अध्यक्षता किसने किया था? तो संघ संविधान समिति का जो अध्यक्षता है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि जो प्रांतीय समिति थी तो प्रांतीय समिति का जो अध्यक्षता है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। झंडा समिति, तदर्थ समिति का जो अध्यक्षता है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो संविधान सभा के कार्यों पर गठित समिति का जो अध्यक्ष है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान की मसौदा समिति ने अपना पहला मसौदा किस वर्ष प्रस्तुत किया था? संविधान की जो मसौदा समिति है इन्होंने अपना पहला मसौदा 1948 में प्रस्तुत किया था। और नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो संविधान सभा के लिए हाथी को जो है प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज पर जो तदर्थ समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है भारत में कुल बाघ अभयारण्य की संख्या कितनी है और भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो भारत में कुल बाघ अभयारण्य की जो संख्या है वह 58 है और सबसे नया जो है यह
माधव टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा जो बाघ टाइगर रिजर्व है यह नागा श्रीशैलम हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का पहला बाघ रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला बाघ रिजर्व जो है यह जिम कॉर्बेट को घोषित किया गया है। यह 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित किया गया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में अवस्थित है? तो क्वेश्चन अभी जो मैंने बात किया था कि भारत का सबसे बड़ा जो बाघ रिजर्व है यह नागार्जुन श्री सागर सैलम है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है।